नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस गस्सिंगपुर में। मैं ओम जी आज आपके सामने इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रावचंद्र सेन है, जिसे भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। तो आइए आज अब हम चर्चा करते हैं रावचंद्र सेन के संबंध में। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को मारवाड़ के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम मालदेव, माता का नाम रानी स्वरूपदेव था। रानी स्वरूपदेव को राम मालदेव ने यही वचन दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो जोधपुर का उत्तराधिकारी होगा वह रावचंद्र सेन ही होगा, क्योंकि रावचंद्र सेन रानी स्वरूपदेव का एक पुत्र था। तो राम मालदेव की मृत्यु होगी। उसके बाद में वैसे तो देखिए उत्तराधिकारी परंपरा के अनुसार तो ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता है, लेकिन रावचंद्र सेन अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था। कुछ किताबों के अंदर ये 6 भाई थे, ये लिखा गया है। कुछ के अंदर 4 भाई थे, ये भी बात लिखी गई है। कुछ के अंदर 3 भाई थे, ये भी बात लिखी गई है। सभी लेखकों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को रावचंद्र सेन जोधपुर यानी कि मारवाड़ का शासक बनता है। इस बात से इसके बड़े भाई राव उदय सिंह और राम सिंह दोनों इससे नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के वह अकबर की शरण में चले जाते हैं। और वहां पर वही बात होती है जो रामायण के अंदर विभीषण करता है, घर का भेदी लंका डाता है। वहीं उसी समय अकबर भी ऐसी फिराक में था कि लगभग सभी राजपूतों के अंदर गृह युद्ध शुरू कर दिया जाए और इन्हें अपने अधीन करने का यह सबसे अच्छा अवसर मिल गया था। तभी राम सिंह ने अकबर से जाकर के कहा भी जो मेरा छोटा भाई है रावचंद्र सेन वह जोधपुर की गद्दी पर शासक बन के बैठ चुका है, हक मेरा था। अकबर ने उसी समय हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी जोधपुर। हुसैन कुली खां नागौर के अंदर सेनापति था अकबर का। हुसैन कुली खान ने अपनी सेना जोधपुर की ओर तैयार करके शुरू कर दी, जोधपुर के किले पर जाकर चढ़ाई कर दी। उसी समय काफी भयंकर युद्ध होता है। राठौड़ सेना भी अपना पराक्रम दिखाती है, लेकिन मुगल सेना संख्या बल में ज्यादा होती है, तो राठौड़ सेना की हार होती है। मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर मुगल सेना का अधिकार हो जाता है और वहां से भाग करके रावचंद्र सेन भादराजून के किले में चले जाते हैं, यानी वहां पर जाकर के शरण ले लेते हैं। भादराजून का किला जालौर के अंदर है। उसके बाद में काफी समय बीतता गया। अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसी के तहत उसने नागौर दरबार लगाया 1570 ईस्वी के अंदर। नागौर दरबार राजपूतों के इतिहास में काफी प्रसिद्ध रहता है, क्योंकि यही एक ऐसा दरबार था यानी कि या फिर एक ऐसा समय था जिस समय अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन या फिर उनके साथ संबंध स्थापित करने की अपनी जो कोशिश थी उसको सफल किया। नागौर दरबार 1570 में क्या होता है, राजपूत शासकों द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। काफी शासक होते हैं जो अधीनता स्वीकार करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जैसलमेर के रावल हरराय जी, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल व उनके पुत्र राय सिंह जी थे। उसके बाद में जोधपुर के शासक उदय सिंह थे। अब देखिए जोधपुर के शासक उदय सिंह कैसे बन गए, क्योंकि जब मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर मुगल सेना का अधिकार होता है तो वह उस समय राम सिंह और उदय सिंह दोनों में से उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कर देते हैं। यानी कि कहने के 1570 के अंदर जैसलमेर की ओर से रावल हरराय जी, बीकानेर की ओर से राव कल्याणमल व उनका पुत्र राय सिंह, जोधपुर की ओर से उदय सिंह वहां पर यानी कि नागौर दरबार के अंदर शामिल होते हैं। उसी समय रावचंद्र सेन को भी वहां पर आमंत्रित किया जाता है और रावचंद्र सेन भी नागौर दरबार के अंदर जाते हैं। वहां पर देखने वाला नजारा क्या होता है, लगभग सभी शासकों के साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया जाता है, लेकिन रावचंद्र सेन के साथ एक राजा की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें एक साइड में बिठाया जाता है। ये सारा किस्सा देख करके रावचंद्र सेन के अंदर राजपूती स्वाभिमान की एक अलग जगी। वो कहते हैं मैं कोई राजपूत हूं, मैं एक मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इस बात से वे नाराज हो जाते हैं, यानी कि अकबर द्वारा उनका सही ढंग से स्वागत नहीं करना। इस बात को लेकर के रावचंद्र सेन के मन के अंदर काफी विचार आते हैं और वह नागौर दरबार को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में अकबर द्वारा भादराजून की ओर अपनी सेना भेजी जाती है।
उसके बाद में भादरा-जून पर भी राय सिंह के नेतृत्व में सेना जाती है और उसके बाद में कुली खां के नेतृत्व में सेना जाती है। वहां से फिर भाग करके रावचंद्र सेन सोजत पाली की ओर चले जाते हैं। तो पाली के अंदर भी इनकी यानी कि मुगल सेना रावचंद्र सेन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। सोजत पाली के अंदर सोजत पाली की मेहंदी काफी फेमस है, आपको इसके बारे में शायद तक पता होगा, नहीं तो जो आप मेहंदी खरीद के लाते हो बाजार से उसके ऊपर लिखा होता है सोजत पाली, देख लेना आप। उसके बाद में आप चर्चा करते हैं सोजत से भाग करके जो सिवाना दुर्ग चले जाते हैं जो बाड़मेर के अंदर है। मैं आपको बता दूं जोधपुर के राठौड़ों की जो आपातकालीन या फिर संकटकालीन राजधानी है वह सिवाना दुर्ग ही है जो बाड़मेर के अंदर है। वहां पर भी राय सिंह के नेतृत्व वाली सेना चंद्र सेन का पीछा करती है और वहां पर भी इनको भागने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद में सिवाना के बाद में पहाड़ियां हैं पाली की सारण वाले क्षेत्र में, वहां पर रावचंद्र सेन चले जाते हैं। वहां पर संघर्ष करते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। देखिए रावचंद्र सेन का जो इतिहास है काफी सुप्रसिद्ध है, लेकिन इनके जो बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह ने इनके संबंध में जितना भी इतिहास था उस सारे को खत्म करवा दिया, क्योंकि उदय सिंह की रावचंद्र सेन के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी, तनातनी थी। इस कारण से रावचंद्र सेन का ज्यादा इतिहास हमें नहीं मिलता है, लेकिन रावचंद्र सेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा नायक के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये थे रावचंद्र सेन जी। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। दूसरी बात, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अग्रगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्हीं के पथ प्रदर्शक पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो आइए एक बार फिर थोड़ी सी दोहरान कर लेते हैं इसके संबंध में। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541, कहा मारवाड़ के अंदर। पिता का नाम राममाल देव, माता का नाम रानी स्वरूप दे। राज्यारोहण कब हुआ? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में। संकटकालीन राजधानी क्या है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर है। नागौर दरबार कब लगा? 1570 ईस्वी में लगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1581 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? सारण की पहाड़ियों में हुई, जो कि पाली के अंदर स्थित है। जय हिंद, जय भारत।